गुड इवनिंग। आज हम सोशल साइंस का चैप्टर 1 कंटिन्यू करेंगे। पहली क्लास में इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। इस पाठ में यूज होने वाले बहुत सारे टर्म्स का इंट्रोडक्शन आपको दिया था। आज इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है सौर मंडल या सौर परिवार, यानी कि सूर्य का परिवार। सूर्य, उसके 8 ग्रह, उन ग्रहों के उपग्रह और उसके साथ कुछ क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड वगैरह मिल करके एक जो परिवार बनाते हैं उसी को हम लोग सूर्य का परिवार या सौर परिवार या सूर्य मंडल कहते हैं। तो हमारा जो सौर परिवार है उस परिवार का जो मुखिया है वो है सूर्य और बाकी जो सदस्य हैं उनमें आते हैं ग्रह। इनकी संख्या 8 है। फिर उनमें से अधिकांश ग्रहों के उपग्रह हैं, फिर कुछ क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और अन्य खगोलीय पिंड भी सौर परिवार में शामिल हैं। जो 8 ग्रह हैं, ये मुख्य सदस्य हैं सौर परिवार के। वो 8 ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार कौन कौन से हैं वो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह कहते हैं। सूर्य हमारी धरती का सबसे नजदीक का तारा है। दूसरा जो नजदीकी तारा है उसका नाम है अल्फा सेंचुरी। वो हमारी पृथ्वी से 4.3 लाइट ईयर्स दूर है। प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उस दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो जो दूसरा तारा है अल्फा सेंचुरी वो हमारी पृथ्वी से 4.3 लाइट ईयर्स दूर है, यानी कि अल्फा सेंचुरी से निकले हुए प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 4.3 ईयर्स का वक्त लगता है। तो सबसे नजदीक की जो तारा है वो है सूर्य और ये जो सूर्य का व्यास है वो हमारी पृथ्वी के व्यास का 100 गुना अधिक है। यानी कि पृथ्वी के व्यास को 100 से गुना करने पर जो आंसर आएगा उतना बड़ा व्यास सूर्य का है। सूर्य की जो रचना है वो हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस से हुई है और सूर्य के अंदर इसी हाइड्रोजन गैस का फ्यूजन रिएक्शन होता रहता है। 2 तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में एक न्यूक्लियस टूट करके कई सारे न्यूक्लियाई, छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनाते हैं। उसमें भी ट्रिमेंडसली हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में 2 से अधिक न्यूक्लियस मिल करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। इसमें भी ट्रिमेंडसली हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होता है। तो हमारे सूर्य में भी हाइड्रोजन के बीच में यह न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स कंबाइन करके हीलियम के 1 एटम बनाते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान बहुत 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 अधिक मात्रा में हीट और लाइट एनर्जी पैदा होती है। उसी हीट एनर्जी की वजह से सूर्य आग के गोले के समान है। सूर्य का सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस और उसके केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी कि 15 मिलियन का अर्थ हो गया 15 गुना 10, 150 लाख डिग्री सेल्सियस। यह सूर्य के केंद्र का तापमान हुआ। हमारी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य के पास कितनी अधिक गर्मी है कि 15 किलोमीटर दूर हम उससे हैं, फिर भी हमारे यहां जब धूप निकलती है तो उसकी गर्मी हमको बर्दाश्त नहीं होती है। उसके पास कितना प्रकाश है कि उस प्रकाश की वजह से
हमारे यहाँ पर इतना अधिक उजाला रहता है। हम ही नहीं बल्कि सौर मंडल में जितने भी ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड यानी खगोलीय पिंड हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, सबको जो गर्मी और प्रकाश मिलता है वो सूर्य से ही मिलता है। जिस तरह से हम इंसानों का जन्म होता है, हम पलते हैं, बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, फिर हम मर जाते हैं और यह क्रम चलता रहता है, ठीक उसी तरह इस ब्रह्मांड में भी जितने भी आकाशीय खगोलीय पिंड है उनका भी जन्म होता है, वो भी बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। ठीक इसी तरह तारों का भी जन्म होता है, वो भी बड़े होते हैं, वो भी बूढ़े होते हैं और वो भी मर जाते हैं। सूर्य एक तारा है, तो सूर्य का भी जन्म हुआ आज से करीब 4.5 अरब साल पहले। सूर्य का जन्म हुआ, सूर्य की उत्पत्ति हुई आज से 4.5 अरब साल पहले, और अभी तक सूर्य लगभग अपनी आधी जिंदगी जी चुका है, उसकी आधी उम्र बीत चुकी है, वो अधेड़ हो चुका है और आधी उम्र और बाकी है, यानी कि लगभग 4.5 अरब साल बाद यह सूर्य भी मर जाएगा। उसके बाद उसका क्या होगा, ये तारे कैसे जन्म लेते, कैसे बड़े होते, कैसे बूढ़े होते, कैसे मरते हैं, मरने के बाद उनका क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, वो भी टेक्निकल वर्ड्स के साथ। अभी तो हमने आपको जो कुछ भी बताया वो ठेठ भाषा में बताया है ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं ग्रहों की। तो सूर्य के सबसे नजदीक का जो ग्रह है वो है बुध, और यह सूर्य की परिक्रमा मात्र 88 दिन में लगा लेता है। बुध चूंकि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, इसलिए इसको सबसे अधिक हीट और लाइट एनर्जी मिलती है, ये सबसे ज़्यादा गर्म है, और इतना अधिक गर्म होने के कारण ही यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। यहां पर मैंने बात कहा है कि सूर्य की परिक्रमा करता है, तो यही नहीं, बुध नहीं, जितने सारे ग्रह हैं सभी के सभी ग्रहों के पास 2 गतियां हैं। एक गति तो यह है कि वो अपने दूरी पर लट्टू के समान ऐसे घूमते हैं, और साथ साथ अपने दूरी पर लट्टू के समान घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ ये चक्कर भी लगाते हैं, और जिस रास्ते पर जिस पथ पर ये चल करके सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो पथ, वो रास्ता जो है कक्षा कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है, और इन ऑर्बिट्स और कक्षाओं का जो आकार है वो अंडाकार है और बड़ा है। अब हम बात करते हैं अगले ग्रह की। सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरे नंबर पर जो ग्रह आता है वो है शुक्र। शुक्र का जो शेप है और साइज है, यानी कि उसकी आकृति और जो आकार है वो बिल्कुल हमारे पृथ्वी जैसा है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। आपसे हो सकता है परीक्षा में सवाल पूछा जाए कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है, तो आंसर होगा शुक्र, या शुक्र का जुड़वा ग्रह कौन है, तो आंसर होगा पृथ्वी। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों कहते हैं, या फिर पृथ्वी को शुक्र का जुड़वा ग्रह क्यों कहते हैं, तो जवाब यही होगा कि शुक्र और पृथ्वी दोनों आकृति और आकार में एक समान हैं, इसीलिए इनको जुड़वा ग्रह कहा जाता है। सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरे नंबर पर जो ग्रह है वो है पृथ्वी। ये हमारी पृथ्वी, ये सूर्य से दूरी में तीसरा है, नंबर पर है, परंतु जब आकार की बात करें, साइज की बात करें, तो इसका स्थान 5वां है, यानी कि सूर्य से दूरी में तीसरा और आकार में 5वां। पृथ्वी पर बिल्कुल जीवन के अनुकूल परिस्थितियां हैं। कहीं भी जीवन संभव होने के लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि वायुमंडल होना चाहिए, हवा होनी चाहिए, और उस वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। लगभग अगर इस अनुपात में ये तीनों गैसेस उस वायुमंडल में मौजूद हैं
तो वहां पर जीवन की संभावना बनती है। वायु के साथ साथ जल भी जरूरी है, तभी तो कहते हैं जल ही जीवन है। तो जल की उपलब्धि भी जीवन के लिए जरूरी है, वायुमंडल की उपलब्धि जरूरी है, और उसमें प्राण वायु ऑक्सीजन तो होना ही चाहिए। इसके अलावा जीवन संभव होने के लिए एक सटीक तापमान होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए जो बहुत अधिक नहीं हो, बहुत कम भी नहीं हो, तभी जीवन संभव हो पाता है। तो ये सारी की सारी जो परिस्थितियां हैं हमारी पृथ्वी पर, हमारी पृथ्वी न तो बहुत ज़्यादा गर्म है न बहुत ज़्यादा ठंडी है। हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल है, हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि वायुमंडल भी जीवन के लिए सटीक है। हमारी पृथ्वी का तापमान भी जीवन के लिए सटीक है, और हमारी पृथ्वी का 2/3 से ज़्यादा हिस्सा जल से भरा हुआ है, यानी कि यहाँ पर जल की उपलब्धि भी है। इस तरीके से जीवन के लिए जो भी आवश्यक परिस्थितियां हैं वो हमारी पृथ्वी पर मौजूद है, इसीलिए पृथ्वी पर जीवन है। चूंकि पृथ्वी पर जीवन है इसीलिए पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहते हैं, और अभी तक यह एकमात्र ऐसा ग्रह है, एकमात्र ऐसा खगोलीय पिंड है, एकमात्र ऐसा आकाशीय पिंड है जो हमें मालूम है कि वहां पर जीवन है। अभी तक किसी और आकाशीय खगोलीय पिंड की, ग्रह की या उपग्रह की खोज नहीं हो पाई है, उसका स्पष्ट पता नहीं चल पाया है कि वहां पर जीवन है। हाँ, कुछ जगहों पर संभावनाएं व्यक्त की जाती है, लेकिन अभी तक पूर्णतः कंफर्मेशन के साथ नहीं कहा जा सकता कि हाँ फलाने ग्रह पर या फलाने उपग्रह पर या कहीं और किसी और आकाशीय पिंड पर जीवन है, ऐसा नहीं कह सकते। अभी तक ज्ञात जो भी है उसके अनुसार पृथ्वी पर ही जीवन है, इसीलिए पृथ्वी को अनोखा ग्रह, यूनिक प्लैनेट कहते हैं। हम लोग पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि पृथ्वी का 2/3 से अधिक हिस्सा जल से भरा हुआ है, और जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो उसी इतने बड़े जल भाग के कारण ही इसका रंग वहां से अंतरिक्ष से नीला दिखता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। यहां से भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। तो जवाब हमने आपको समझा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही सुंदर उत्तर लिख लेंगे। देन पृथ्वी के पास एक ग्रह है, उसका नाम है चांद, चंद्रमा, मून, शशि। और हमारी धरती भी जैसे मैं शुरू में कहा था कि सारे के सारे ग्रह क्या करते हैं, लट्टू की तरफ अपनी धुरी पर घूमते, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो हमारी धरती भी ऐसा ही करती है। लगभग 24 घंटे में ये अपनी धुरी पर एक घूर्णन कर लेती है, एक चक्कर लगा लेती है, और अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में यह लगभग 1 साल यानी कि 365 दिन लगभग 6 घंटे लेती है, जो यही हर 4 साल के बाद 6 घंटा बढ़ करके 24 घंटा होता है। तो लीप ईयर लगता है, वो लीप ईयर 366 दिन का हो जाता है। अब हम बात करें मंगल की। ये सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। मंगल जो है पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। अन्य सभी ग्रहों से अगर तुलना करें तो सबसे नजदीक का जो ग्रह है हमारा वो है मंगल। इस मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि मंगल दिखने में अंतरिक्ष से लाल दिखता है। लाल क्यों दिखता है उसका कारण है मंगल ग्रह पर जो वायुमंडल है वो। मंगल ग्रह पर जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में लगभग 90% से अधिक, 90% से ज़्यादा मीथेन गैस है जो हीट का एब्जॉर्बर है। तो सूर्य से जो हीट एनर्जी वहां पहुंचती है उसको वो वायुमंडल एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो मंगल ग्रह को बहुत 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 अधिक गर्म बना देता है, बिल्कुल रेड हॉट बना देता है, लाल बना देता है, जिसकी वजह से मंगल का रंग लाल दिखता है अंतरिक्ष से।
और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। और मंगल पर जो एक दिन होता है वह पृथ्वी के एक दिन के बराबर होता है। यानी कि दोनों पर, पृथ्वी पर भी और मंगल पर भी, दिन की जो अवधि है वो बिल्कुल एक बराबर है। परंतु पृथ्वी पर जहां एक वर्ष 365 दिन और लगभग 6 घंटे का होता है, वहीं मंगल पर एक वर्ष 687 दिन का होता है। यहां पर अंतर है। पृथ्वी के पास एक ग्रह जिसको चांद या चंद्रमा कहते हैं, उसी तरह मंगल के 2 उपग्रह हैं। एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। मंगल पर हालांकि वायुमंडल तो है, लेकिन फिर भी वहां पर जीवन नहीं है। जीवन नहीं होने का कारण भी वायुमंडल ही है। जीवन होने के लिए कारण जहां वायुमंडल होता है, हमारे यहाँ वायुमंडल है तो जीवन के लिए सपोर्टिव है, लेकिन मंगल पर जो वायुमंडल है वो जीवन के लिए सपोर्टिव नहीं है। उस वायुमंडल में 90% से अधिक मीथेन गैस है, जो हीट का बहुत बड़ा एब्जॉर्बर है, जिसके कारण से मंगल का तापमान बहुत बहुत अधिक है। इतना अधिक है कि वो पूरे ग्रह का ही रंग लाल है, वो रेड हॉट है। तो उतने हाई टेम्परेचर पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मंगल पर जीवन नहीं है। हालांकि हमारे पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल पर जीवन की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। उसके लिए अंतरिक्ष यान भेजे जा रहे हैं। हमारा देश भी मंगलयान भेज रहा है। अब हम बात करते हैं 5वें ग्रह की सूर्य से दूरी के अनुसार, तो वो है बृहस्पति। यह पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति के सतह की रचना हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर के हुई है। बृहस्पति के पास 21 उपग्रह हैं। अब हम बात करते हैं 6ठे ग्रह की दूरी के अनुसार सूर्य से, तो वो है शनि। शनि जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति, और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वो है शनि। और शनि ग्रह जो है यह लिक्विड हाइड्रोजन और हीलियम से, तरल हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर के बना हुआ है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि शनि के चारों तरफ वलय यानी कि रिंग बने हुए हैं, बहुत सारे वलय, बहुत सारे रिंग बने हुए हैं, और वो जो रिंग बने हैं वो बर्फ, धूल और चट्टान से मिलकर के बने हुए हैं। शनि को सूर्य की परिक्रमा करने में, एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लगता है। 29.5 वर्ष में शनि सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है, परंतु वह अपनी धुरी पर घूर्णन करने में, चक्कर लगाने में मात्र 11.5 घंटे का समय लेता है। मैंने फिर से रिपीट करूं कि सारे के सारे ग्रह जो हैं लट्टू की तरफ अपनी धुरी पर घूमते हैं, और लट्टू की तरफ अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो हमारा शनि ग्रह जो है वो अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में सिर्फ 11.5 घंटे का ही समय लेता है। हमारी पृथ्वी पर लगे हुए समय के आधे से भी कम। लेकिन सूर्य का एक चक्कर लगाने में वो 29.5 साल का वक्त लेता है। शनि ग्रह का जो घनत्व है वो बहुत ही कम है, और शनि ग्रह के पास 20 से अधिक उपग्रह हैं। बात करें जीवन की, तो शनि पर भी जीवन नहीं है। अभी तक से पृथ्वी पर ही जीवन मिला, बाकी कहीं जीवन नहीं है। शनि पर ही जीवन नहीं है। जीवन नहीं होने का कारण है कि इसकी सतह की बनावट जो लिक्विड हाइड्रोजन और हीलियम से हुई है, इसी से पता चलता है कि वहां का तापमान बहुत बहुत कम होगा, इसीलिए ये लिक्विड स्टेट में है। जबकि हमारे धरती पर यही हाइड्रोजन और हीलियम गैसियस स्टेट में है, गैस में, और वहां पर तरल अवस्था में, लिक्विड स्टेट में, यानी कि टेम्परेचर बहुत बहुत लो होगा, और उतने लो टेम्परेचर पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। आगे बात करते हैं, तो जो हमारा अगला ग्रह है, 7वां जो ग्रह है
दूरी के अनुसार सूर्य से वो है अरुण। अरुण की सबसे बड़ी खासियत कि वो अपनी अक्ष पर 90 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। झुकी तो हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर, लेकिन हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री के कोण पर झुकी है। अगर हॉरिजॉन्टल से बात करें, हॉरिजॉन्टल से यहां से इससे बात करें तो इसका झुकाव 66.5 डिग्री है, जबकि वर्टिकल एक्सिस से अगर बात करें, ऊर्ध्वाधर अक्ष से अगर बात इससे बात करें, ऊर्ध्वाधर अक्ष से वर्टिकल एक्सिस से, तो ये 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है हमारी धरती। जबकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बात करें, क्षैतिज अक्ष से अगर हम बात करें तो 66.5 डिग्री पर हमारी धरती झुकी हुई है। लेकिन अरुण कहीं से भी बात करें, चाहे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बात करें, वर्टिकल एक्सिस से बात करें, यानी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर किसी भी अक्ष से बात करें, तो उसका झुकाव 90 डिग्री का है। ये उसकी सबसे बड़ी खासियत है जो बाकी सभी ग्रहों से अलग बनाती है। इसीलिए जब वो अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हुए सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो ऐसे लगता है जैसे कि कोई गेंद लुढ़क लुढ़क करके सूर्य का चक्कर लगा रहा हो। इसको सूर्य की परिक्रमा करने में 84 दिन का वक्त लगता है, और इस पर जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में हीलियम और हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस हैं। यहाँ का जो तापमान है वो -210 डिग्री सेल्सियस है, उससे भी कम, -210 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर अरुण के ऊपर। और इतना लो टेम्परेचर होने के कारण ही अरुण पर जीवन पॉसिबल नहीं है, वहां पर जीवन नहीं है। अरुण के पास भी 20 से अधिक उपग्रह हैं। अब बात करें सौरमंडल के 8वें ग्रह की सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे बाहरी ग्रह की, तो वो है वरुण। वरुण का जो एक वर्ष है वो पृथ्वी के 165 वर्ष के बराबर है, और ऐसा इसलिए है कि वरुण की दूरी सूर्य से बहुत 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 अधिक है। तो बहुत 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 अधिक दूरी होने के कारण सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने का जो उसका अक्ष बनता है, अंडाकार जो अक्ष बनता है, उस अक्ष की लंबाई बहुत 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 अधिक हो जाती है, और उतने लंबे अक्ष पर घूमना तो समय अधिक लगेगा। इसीलिए उसको 165 वर्ष का समय लगता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में, सूर्य की एक परिक्रमा करने में। यानी कि हमारी वरुण का एक वर्ष हमारी धरती, हमारी पृथ्वी के 165 वर्ष के बराबर है। इस पूरे सौरमंडल में सबसे तेज हवाएं अगर कहीं चलती हैं तो वो वरुण पर चलती हैं। इस पूरे सौरमंडल में सबसे तेज गति से अगर हवाएं कहीं चलती हैं तो वो वरुण पर चलती हैं, और वरुण पर हवा की गति 700 मीटर प्रति सेकंड है, 700 मीटर पर सेकंड। इतनी तेज गति से हवा कहीं भी नहीं चलती। ये आंधी नहीं, ये महा आंधी कह सकते हैं, महा तूफान की गति भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ जो विनाशक तूफान आते हैं उनमें भी हवाओं की गति इतनी नहीं होती, इससे काफ़ी कम होती है। तो आप सोच सकते हैं कि वरुण पर क्या हालात होंगे। वरुण का जो धरातल है वो लिक्विड मीथेन से बना हुआ है, तरल अवस्था में मीथेन गैस से बना हुआ है। मीथेन तो गैसेस स्टेट में हमारी धरती पर है, वहां लिक्विड स्टेट में है, और धरातल उससे बनी हुई है। इस अंदाजा लगता है कि वरुण का टेम्परेचर, वहां का तापमान कितना अधिक कम होगा, और उतने कम तापमान पर तो जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसीलिए यहां भी जीवन नहीं है। यानी कि हर ग्रह के पास जीवन को सपोर्ट करने के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां हैं उनमें कहीं ना कोई कमी है, जिसकी वजह से वहां पर जीवन नहीं है। लेकिन जीवन को सपोर्ट करने के लिए जितनी भी आवश्यक परिस्थितियां वो सारी की सारी हमारी धरती पर, हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। इसलिए हमारी पृथ्वी पर जीवन है। अभी हमने चर्चा किया था कि हमारी पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, चंद्रमा। तो उस चंद्रमा की भी अब हम बात कर लें तो हमारे चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का
1/4 है। यानी कि पृथ्वी के व्यास को अगर 4 से भाग दे दें तो जो आंसर आएगा उतना ही व्यास चंद्रमा का है। तो चांद का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी से यानी कि हमसे, चंदा मामा हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं और वहीं से कटोरी में दूध भात खिलाते हैं बच्चों को। लोग खिलाते हैं ना बच्चों को, कहते हैं ना कि चंदा मामा दूर के पुआ पकावे दूध के, अपने खाए थाली में और मुन्ना को खिलाए प्याली में। प्याली गई टूट, बच्चा गया रूट। और महिलाएं क्या कहती हैं, अरे आवो बरे आवो चंदा मामा, है ना, सोने के कटोरिया में मुहा में गुटुक, ऐसा कुछ कहती है ना। यानी कि 3,84,000 किलोमीटर दूर से ही चंदा मामा बच्चों को ये दूध भात खिला देते हैं सोने की कटोरी में, पुआ पका करके थाली और प्याली में बांट देते हैं। ये है दूरी। और चंद्रमा जो है, चांद जो है, वह भी अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हुए लट्टू की तरह हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है चांद, और अपने दूरी पर लट्टू की तरह घूमते हुए पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए, चूंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो पृथ्वी के साथ साथ चंद्रमा भी सूर्य का चक्कर लगाता है। यानी कि चंद्रमा के पास 3 तरह की गति हो गई। एक अपनी दूरी पर लट्टू की तरह घूमना, दूसरा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाना, और तीसरा पृथ्वी के साथ साथ उन दोनों गतियों को करते हुए, यानी कि अपनी दूरी पर घूमते हुए पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं। तो चांद के पास ये 3 तरह की गतियां हो गई। और यही कारण है कि चांद्र की कलाएं, चंद्रमा की जो कलाएं हैं, चंद्र की जो कलाएं हैं, चांद की जो कलाएं हैं, चंद्रमा की जो कलाएं हैं, फेजेस ऑफ मून जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो हमको दिखाई देते हैं। यानी कि एक दिन आता है, एक रात आती है जब चांद हमको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, वो अमावस की रात होती है। उसके बाद अगले दिन से चांद धीरे धीरे दिखना शुरू होता है, बहुत ही छोटा, फिर आकार उसका धीरे धीरे बढ़ते 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 एक रात आती है जब पूरा गोल चांद दिखता है, यानी कि पूर्णिमा की रात हो जाती है। फिर उसके अगले रात से चांद का आकार घटने लगता है, घटते 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 फिर अमावस की रात आ जाती है, चांद बिल्कुल गायब हो जाता है, चांद दिखता ही नहीं है। तो ये चांद के जो अलग अलग आकार हमको रात में दिखाई देते हैं, अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक, फिर पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक, इसी को चंद्रमा की कलाएं, फेजेस ऑफ मून कहते हैं। और ये ऐसा इसलिए होता है कि चांद ये 3 तरह की गतियां करता है, लट्टू की तरह अपनी धुरी पर घूमते हुए, पृथ्वी की तरफ चक्कर लगाते हुए, पृथ्वी के साथ साथ सूर्य के भी चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से हमको धरती पर जहां हम हैं, यहां से चांद का जितना हिस्सा हमको दिखता है वही आकार चांद का दिखता है। यानी कि चांद के जितने हिस्से तक सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है उतना ही हिस्सा चमकता है और उतना ही हमको दिखाई देता है। जिस दिन बिल्कुल भी सूर्य का प्रकाश चांद पर नहीं पड़ता उस दिन चांद हमको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, तो अमावस की रात होती है। और जिस दिन पूरे चांद पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, पूरा चांद चमकता है, पूरा चांद हमको दिखता है, तो वो पूर्णिमा का चांद होता है। और जिस दिन जितनी मात्रा होती है इसीलिए उसके आकार घटते बढ़ते रहते हैं, चंद्रमा की कलाएं होती हैं। तो यहां पर ये चैप्टर समाप्त होता है। हाँ, एक चलते चलते एक बात और बता दूं कि इस चांद पर मानव पहुंच चुका है ना। और जो मानव पहुंचे थे चांद पर वो 2 व्यक्ति थे, 2 अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन नाम के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन 20 जुलाई 1969 को ये चांद पर पहुंचे थे और उन्होंने चांद के धरती पर अपना कदम रखा था। तो यहां पर ये चैप्टर द एंड होता है। अब आपकी जिम्मेदारी है इस पाठ को शुरू से अंत तक वर्ड टू वर्ड, कॉमा बाय कॉमा पढ़ना, समझना, इंपॉर्टेंट थिंग्स को अंडरलाइन करना, उसको याद करना और चैप्टर के अंत में जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं उनको बनाने की, लिखने की कोशिश करना। थैंक यू।